फाइन। 2010 का जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसको थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है? उसमें बहुत कुछ समझाना है। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? आईआईटी कितना है 2016 पेपर 2। वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, तुमने ये बोला है क्या? चलो, क्वेश्चन में क्या है कि अगर ए, लैम्डा और म्यू रियल नंबर है तो आपको एक सिस्टम कंसिडर करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन कौन सा है? ए एक्स प्लस 2y इक्वल टू लैम्डा, और दूसरा है 3x माइनस 2y इक्वल टू म्यू। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है, ठीक है ना? तो दोनों को मिला करके बोलते हैं सिस्टम, ठीक है ना? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है? तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है, यही ना? पहला ऑप्शन में है कि अगर a की वैल्यू -3 हो जाए then system has infinitely many solutions। इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ समझ जाइएगा। फॉर ऑल क्या? लेमडा फॉर ऑल, ठीक है ना? लेमडा फॉर ऑल लेमडा एंड म्यू, जो भी रियल नंबर्स ले सकता है लेमडा और म्यू, ठीक है? ऑप्शन बी कह रहा है आपके साथ कि if a is not equal to -3 then system has no solution। यही है ना? नो यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी क्या है? यूनिक सॉल्यूशन फॉर व्हाट? ऑल लैम्डा एंड म्यू, चलेगा? फिर एक और ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है सी की इफ लैम्डा प्लस म्यू इज 0 then system has infinitely many solution for lambda, सॉरी a इक्वल टू -3। यहाँ तक ठीक है, राइट? ऑप्शन डी कह रहा है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑप्शन डी कह रहा है अच्छा से बनाते हैं लोग क्वेश्चन की, मतलब लड़के को पूरी चीज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन फॉर a इक्वल टू -3। बढ़ू अब सॉल्यूशन में इसका। देखिए क्या है कि क्या क्या कह रहा है। मात्र बी में है कि a नॉट इक्वल टू -3 है, ठीक है? बाद बाकी अगर आप सारे के सारे ऑप्शन में अगर चेक करें तो सारे के सारे ऑप्शन में ये कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है ना a -3 हो रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है a -3 हो रहा है, और यहाँ पे भी बोल रहा है a -3। तो ACD में बोल रहा है a -3, हाँ, चेक करने के लिए। केवल बी है जो बोल रहा है कि a -3 नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अगर आप देखें a इक्वल टू -3 नहीं है, ठीक है ना? चलिए छोड़िए, इस तरह के सवाल को करते क्या है, ये तो है। आप देखेंगे तो ये दो इक्वेशन है, किसमें? दो वेरिएबल में, इन दो वेरिएबल, यही है ना? वो वेरिएबल है x और y, यही ना? और दो इक्वेशन है, राइट? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो ही इक्वेशन है, चलेगा? ये तो छोटा वाला पार्ट है, इसका बड़ा वाला बाप अगर आप पढ़ लेते हैं तो और चीजें आसान हो जाती है। जैसे कि 3 इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे? x y z, ठीक है? और उसमें 3 इक्वेशन दे दिया है तब, ठीक है? तो अगर इन चीजों को अगर आप पढ़े ना, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चन आईटी एडवांस पहले पूछ रखा है। एक सवाल था 2007 में, काफी प्यारा सवाल है। अगर उस सवाल से अगर आप रेफर करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या हो रहा होगा। तो अगर लीनियर इक्वेशन मतलब अगर 3 वेरिएबल्स में मुझे चेक करना है तो क्या हो सकता है? 2x - 3y + 4z इक्वल को 0 कर दूं या 0 ना करके 10 कर दूं, एक ही बात है, राइट? मान लो 0 कर दिया तो ये प्लेन का इक्वेशन नहीं है, बताइए। ये ऐसा प्लेन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, क्योंकि 0,0,0 सेटिस्फाई करेगा इसको, राइट? अगर यहाँ 10 कर दिया तो ये एक प्लेन का इक्वेशन है जो क्या? बोलो बोलो। 0,0 से पास नहीं करेगा, बट एक प्लेन का इक्वेशन तो है ही, राइट? तो उसी तरह से मैं अगर आप बोल दूं कि सपोज यहाँ पे a1 कर दूं, a1 + b1
प्लस C1, यहाँ पे D1 कर दीजिए। सिमिलरली A2, B2, C2 और D2 कर दीजिए। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, XYZ में A3, B3, C3 और D3 कर दीजिए इस तरफ से, ठीक है। तो अगर आप मतलब पहले इस तीनों के D1 इसको तीनों को जीरो पहले ले लेते हैं, यानी कि तीन प्लेन जो ओरिजिन से पास करती है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे चीजों को बोलते हैं होमोजीनियस। तो होमोजीनियस से स्टार्ट करते हैं और फिर D1, D2, D3 में अगर एक भी नॉन जीरो, मतलब तीनों जीरो हो गया तो होमोजीनियस। समझ में आ रहा होगा होमोजीनियस क्या होता है, राइट। अगर एक भी नॉन जीरो हो जाए तो वैसे सिस्टम को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस। तो सपोज अगर होमोजीनियस है, सपोज यहाँ पे D1 जीरो है, D2 जीरो है और D3 जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तीनों तो ओरिजिन से पास करते ही होंगे, राइट। तो जीरो कॉमा जीरो को कॉमा इस तीनों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ओरिजिन हमेशा सेटिस्फाई करे, यानी कि इस सिस्टम का एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, राइट। ओरिजिन तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, राइट। तो यूनिक एक तो करता ही है, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या इनफाइनाइट है कि नहीं, ठीक है, क्या इनफाइनाइट है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि नो सॉल्यूशन वाली केस तो यहाँ पे होगी नहीं ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक तो कॉमन पॉइंट है ही, तो या तो एक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, राइट। नो सॉल्यूशन वाली केस यहाँ से हट जाएगी, ये समझ में, ये होमोजीनियस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर D1, D2, D3 तीनों जीरो कर दूं तो ये होमोजीनियस सिस्टम बनाता है, और होमोजीनियस सिस्टम का हमेशा एक सॉल्यूशन तो एटलीस्ट होगा ही होगा। समझ में आ गया। तो उसी एक सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब क्या, हाँ मतलब जेनरिक काइंड ऑफ, हाँ इसमें क्या बात करनी है, राइट राइट। ये तो ट्रिवियल सा बात है। अगर बात करनी है तो नॉन ट्रिवियल बातों का बारे में बात कीजिए, राइट। तो हमें तो यही हो जाता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो इस सिस्टम का एग्जिस्ट करेगा ही। अब क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसके लिए हम लोग चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है, चलेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, चलेगा। आपको पता है, राइट, एक्स वाई और जेड करते हैं ना, B1 C2 करते हैं ना, B1 C2, राइट, माइनस माइनस यहाँ से B2 C1, ठीक है, B2 C1, फिर y, ये वाला 1 और 2 से मैं बोल रहा हूँ, y ढक दीजिए, और फिर यहाँ से C1 A2, यहाँ से क्या आ जाता है C1 A2 और माइनस उलट दीजिए C2 A1, राइट। और जेड अगर दोनों का कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A1 B2 है, A1 B2 माइनस A2 B1, ये होता है, याद है आपको। अरे 1 और 2 को क्लास टेंस, हेलो 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 हेलो, कहाँ गया भाई चिराग। हाँ चिराग, मेरे साइड से दिक्कत है क्या, मैं तो बोल ही रहा था। चलो ठीक से फिर, तो फिर से रिज्वाइन करते हैं, मैं किल करता हूँ, ठीक, लाइन पे ही रहो। अच्छा काट दिया। हाँ भाई, आ गया क्या, अच्छा लाइन पे आ गया क्या, तो मैं किल करूँ ना। चलो स्टॉप कर दिया मैं, और फिर से लिंक लिंक पे जाके करना है, उसी लिंक से करो ना ज्वाइन। हाँ आप ज्वाइन कर लिए। आवाज फोन से ही आ रही है, फोन कट करके आते हैं उधर से। ब्रॉडकास्ट आया, ब्रॉडकास्टिंग आई,
ब्रॉडकास्टिंग आई क्या? ठीक है, अभी चालू कर दो। क्यों? तो फोन कट करने के बाद आवाज आएगी ना इधर से? अच्छा, तो इधर से आवाज मेरी नहीं जा रही है क्या? अच्छा, तो क्या फोन से ही रखना पड़ेगा? मेरी साइड से प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या रेक्टिफाई नहीं हो सकता है? मैं ही बोल रहा हूँ। हेडफोन तो अच्छा उधर से चला गया है क्या मेरा? मैं बोस का ईयरफोन लगा था, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट कर दिया। आप बताओ। हाँ आ रही है। अच्छा, वो ऑटोमेटिक ले लिया होगा मेरे ईयरफोन के साथ क्या? स्क्रीन आ रहा है ना अभी? चल। अच्छा, ये मेरे साइड से दिक्कत हुई। ये ईयरफोन वाले ना, ये सब बताओ, बोस वोस के ईयरफोन ऐसे प्रॉब्लम करते हैं। एनीवे चलिए, कहाँ थे हम लोग? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया होगा, राइट आपका? ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक्स वाई जेड के नीचे ये आइटम्स आ गए ना आपको, सपोज ये के है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा ना के टाइम्स दिस, वाई आ जाएगा के टाइम्स दिस, जेड आ जाएगा क्या के टाइम्स बोलो दिस। ठीक है क्या? तो अगर एक्स वाई जेड की इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं तीसरे इक्वेशन में, देखिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब क्या है कि पहले दो को जो सॉल्व कर रहा होगा वो तीसरे को भी सॉल्व करना चाहिए, तभी तो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा ना सिस्टम का। हाँ, तो सिस्टम का सॉल्यूशन होने के लिए जो एक्स वाई जेड पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था, वो तीसरे में मैं पुट कर रहा हूँ एक्स वाई जेड। तो के टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? A3 एक्स के जगह क्या आ जाएगा के टाइम्स फलाना ये वाला। ठीक है, प्लस B3 के टाइम्स ये वाला, प्लस C3 जेड के जगह क्या आ जाएगा ये वाला के टाइम्स दिस, इक्वल टू व्हाट? जीरो। हाँ, जीरो। अब के अब के अब के हटा दो तो क्या हो जाएगा A3, और ये जो यहाँ पे आइटम था ये वाला आइटम यही था ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा दिस, क्या हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 प्लस B3C1A2 माइनस C2A1, हाँ, प्लस C3, और ये वाला आइटम जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू जीरो, राइट? आपको नहीं लग रहा है कि ये एक्सपेंशन है इस डिटर्मिनेंट का A1B1C1 A2B2C2 और A3B3C3, हाँ कि ना? देखिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो एलोंग एलोंग रो 3, यही आएगा। आएगा कि नहीं? यहाँ पे माइनस साइन अगर लिखना चाहोगे तो ये वाला इधर और ये वाला इधर आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है उसका। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कि अब डिटर्मिनेंट को बोला जाता है किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके 3 में पुट किया, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई किसमें बोलिए? एलोंग रो 3 के एलोंग एक्सपेंशन में। अगर मैं 1 और 3 को सॉल्व करके इक्वेशन 2 में पुट किया होता, तो वो मेरा डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या A2B2C2 आता, और अंदर में समझ में आ गया होगा आपको क्या बोल रहा हूँ? इसलिए बोला जाता है कि समझ में आ गया सिमेट्री। तो कहाँ से आ रही है डिटर्मिनेंट? चलो, तो अगर ये जीरो होना चाहिए, ये समझ में आया आपको? ये जीरो है ना यहाँ पे। अगर सॉल्यूशन देखिए, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है, राइट? क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम था इसलिए। D1 D2 और D3 जीरो थे ना आपस में तीनों, इसलिए तो सिस्टम क्या कहलाया मेरा? सिस्टम कहलाया होमोजीनियस सिस्टम, राइट? होमोजीनियस का ट्रिवियल तो एग्जिस्ट करेगा ही, और वो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या था? ओरिजिन 0,0,0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन समझ में आया कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। कॉफिशिएंट से सिस्टम का, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम के जो कॉफिशिएंट बने थे ना एक्स वाई जेड के, पहले इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से और तीसरे इक्वेशन से, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होना चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए। समझ में आया? और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो अब वो इनफाइनाइट करेगा। ये समझ में आई? नहीं समझे?
नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? अच्छा देखिए, तीन प्लेन है ना, तीन प्लेन है, ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। तो तीन प्लेन अगर ओरिजिन से पास कर रही है ना, तो ये तीनों प्लेन के ही तो इक्वेशन थे ये तीनों। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन क्या है? प्लेन के ही तो इक्वेशन है। और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो तीनों प्लेन क्या है? ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उसके डिटर्मिनेंट, उसके कॉफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं होता है, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा क्या है? उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो उसके कॉफिशिएंट से, उस सिस्टम के कॉफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट है। अगर वो जीरो नहीं होगा ना, अगर ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब पहले इक्वेशन, पहला और दूसरा इक्वेशन को जब आप सॉल्व करके दूसरे, ये है ना, पहला और इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो, राइट। तो वो क्या करेगा, तीसरे में एक्स वाई जेड की वैल्यू तीसरे में अगर पुट किया तो वो जीरो नहीं हो पाया होगा, राइट। सेटिस्फाई नहीं किया होगा तो डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, राइट। समझ में आया आपको? यानी कि पहले दूसरे के सॉल्यूशन तीसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये समझ में आया? होमोजीनियस सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन कैसा एग्जिस्ट करेगा? ट्रिवियल तो करेगा ही करेगा, राइट। मतलब एक सॉल्यूशन तो है ही, 0,0,0 तो है ही, राइट। तो नो सॉल्यूशन वाली केस खत्म हो गई ना बाबू। तो नो सॉल्यूशन खत्म हो गई तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो यूनिक रह गया, यूनिक रह गया, ठीक है। यूनिक क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिक सॉल्यूशन क्या है? वही ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है, वही ट्रिवियल भी है, ठीक है। अच्छा, या तो फिर इनफाइनाइट भी कर सकता है, राइट। नो वाली चीजें खत्म हो गई, राइट। नो सॉल्यूशन कभी भी, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस के सिस्टम जो बनते हैं वो कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये समझ में आ गया, राइट। तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है ना, यूनिक या इनफाइनाइट, राइट। तो इनफाइनाइट के लिए आपको बोल रहा हूं क्या, डेल्टा शुड बी जीरो। समझ में आया ये बात? और डेल्टा जीरो होने के लिए क्या है? वही तो है नॉन ट्रिवियल, राइट। नॉन ट्रिवियल, नहीं समझे? नॉन ट्रिवियल किसको बोलते हैं? जैसे या कोई भी सॉल्यूशन सेट एक्स वाई जेड ले रहा हूं, ठीक है, सच दैट कि, सुन रहे हो, कि एक्स हो या वाई हो या जेड हो, तीनों के तीनों जीरो अगर हो गए तो वो क्या कहलाएगा? ट्रिवियल। और तीनों में से अगर एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एटलीस्ट वन भी अगर नॉन जीरो हो जाए, तो मतलब जैसे 0, 0, 1, समझ में आया? 0, 2, -3, ये सब क्या है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ट्रिवियल में तीनों को जीरो होना पड़ेगा, समझ में आया? और तीनों में से एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो हो जाएगा तो वो नॉन ट्रिवियल है। क्लियर हुआ? और दो नॉन जीरो है तब भी वो नॉन ट्रिवियल कहलाएगा। अगर 1, 2, 3 किसी का सॉल्यूशन सेट है तब भी वो नॉन ट्रिवियल है। इसे समझ में आई बात? ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमेशा डेल्टा को क्या करना होगा? जीरो। ठीक है। तो उसमें अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। समझ में आया आपको? इनफाइनाइट मतलब जैसे मान लीजिए कि जेड इक्वल टू आ गया आपका क्या, जेड इक्वल टू आ गया। अब जैसे सॉल्व करोगे ना, इसी में, इसी को सॉल्व करोगे ना, 1 और 2 को सॉल्व किया आपने और तीसरे में पुट कर दिया, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, चलेगा। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अब आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक्स की कोफिशिएंट हटाने की। क्या करेंगे? यहाँ पे A2 ला देंगे और यहाँ पे A1 ला देंगे। समझ में आया? कंप्लीट इक्वेशन 1 को A2 से और कंप्लीट इक्वेशन 2 को किससे कर देंगे? A1 से, और दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्स वाई जेड, केवल वाई और जेड में रिलेशन आएगा। समझ में आया? सिमिलरली इसको A3 से और इसको A2 से करके माइनस कर देंगे तो ये एक्स एक्स गायब हो जाएगा, फिर वाई और जेड में रिलेशन आ जाएगा, आ जाएगा। तो इन दोनों से एक्स हटा करके जो आया वो समझिए इक्वेशन 4 है, और इन दोनों से एक्स हटा करके जो वाई जेड में रिलेशन आया वो इक्वेशन 5 है। अब 4 में क्या था? वाई जेड में रिलेशन, 5 में क्या है? वाई जेड का रिलेशन, चलेगा। अब वाई जेड को रिलेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो सपोज कीजिए आपका कि जेड इक्वल टू समथिंग आ गया, समथिंग वाई प्लस समथिंग, समझ में आया? मतलब मान लीजिए 10y प्लस 7 टाइप का आंसर आ गया, ठीक है, जेड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसमें y देंगे तो z आ जाएगा। अब किसी पहले इक्वेशन में x इक्वल टू नहीं आ जाएगा इधर,
एक्स वाई, केवल वाई और जेड में इधर आ जाएगा, राइट। तो ये वाई और ये जेड जो आएगा वहां रखोगे ना, तो एक्स आ जाएगा पार्टिकुलर। तो उस, अब वैसे ही मैं वाई बदलता रहूंगा तो जेड बदलेगा और उसके बेसिस पे एक्स बदलेगा। समझ में आया आपको? इनफाइनाइट हो जाएगा। आपको समझ समझ में आ गया होगा, राइट। ठीक है। अब नॉन नॉन होमोजेनियस पे चले। होमोजेनियस अच्छे से समझा पाए आपको? ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। नॉन ट्रिवियल के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए? जीरो। समझ में आ गया? तो चले आगे बढ़ते हैं। तो अब मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, सिमिलरली d2 है, सिमिलरली d3 है। चलेगा? इक्वेशन 1 2 3। हालांकि जो अभी क्वेश्चन समझाना था ना, उससे ज्यादा रिलेशन है नहीं। मैं क्वेश्चन समझा दे जाऊं कि थोड़ा सा और इसमें देखना चाहेंगे? चलो, अब यहाँ पे बात क्या आ रही है कि अगर मेरा नॉन होमोजीनियस है, समझ में आ गया? नॉन होमोजीनियस मतलब क्या होगा, बोलो? एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3, इस तीनों में कोई एटलीस्ट एक जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। चलेगा? तब इस सिस्टम को जो बोलेंगे ना, वो सिस्टम क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। चलेगा? ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस की तीन पॉसिबिलिटी हो रही है, डिपेंडिंग करती है अलग अलग चीजों पे। वो तीन तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो देख लेते हैं। तीन पॉसिबिलिटी ये है, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। सिस्टम का बात कर रहा हूँ, सिस्टम का जैसे इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। समझ में आया? इसको और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है कुछ आ जाए, लेकिन इसका सॉल्यूशन अगर मिल, जरूरी नहीं कि इसको भी सेटिस्फाई कर दे। तो सिस्टम का सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जो तीनों को सेटिस्फाई करे। समझ में आया? तो या तो वो यूनिक वैल्यू होगी जो तीनों को सेटिस्फाई कर जाएगी, या नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई एक्स वाई जेड नहीं होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा एक साथ। समझ में आया? या तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगी। चलेगा? चलिए, अब तीनों को डिस्कस कर ले एक साथ। चलिए, अब तीनों को एक साथ डिस्कस करना अगर चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूं ना कि सपोज एक डेल्टा वन इमेजिन कीजिए। चलेगा? डेल्टा वन। डेल्टा क्या डिनोट करता था यहाँ पे? A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। चलेगा ना? जो पहले वाला था, ठीक है ना? पहले वाला ही यहाँ पे भी डेल्टा है। अब डेल्टा वन में क्या कर रहा हूं मैं कि जो डेल्टा में पहला कॉलम है ना बाबू, पहला कॉलम है, राइट, उसकी जगह D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दीजिए। बाद बाकी क्या है, B1 C1 B2 C2 और B3 C3 रहने दीजिए। चलेगा? समझ में आया? डेल्टा वन क्या आया? डेल्टा से डेल्टा वन मैंने कैसे क्रिएट किया? डेल्टा का पहला कॉलम को रिप्लेस कर दिया मैंने, क्या, D1 D2 D3 से। चलेगा? उसी तरह से अगर मुझे डेल्टा टू लिखना होता तो क्या करता? A1 A2 A3, C1 C2 C3 रहने देता, कॉलम टू को रिप्लेस कर देता किससे? D1 D2 D3 से। सिमिलरली डेल्टा थ्री। चलेगा? A1 B1 A2 B2 A3 B3, डेल्टा थ्री डिनोट कर रहा हूँ इसके कॉलम थ्री को, इसके कॉलम थ्री को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? D1 D2 D3। चलेगा? तो एक देख लेते हैं, तो सिमिलरली मैं दोनों में लिख दूंगा। ठीक है? चलो, डेल्टा वन यहां तक ठीक है क्या? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि D1 D2 D3, मैं थोड़ा सा क्या कह रहा हूँ कि एक्स से मल्टीप्लाई करते। चलो, डेल्टा दिख रहा है यहाँ पे। चलो, अब मुझे बोलो डेल्टा को मैं अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, है ना? डेल्टा तो यह है, एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट। तो यहाँ एक्स लिखूं बाहर, डिटर्मिनेंट के बाहर अगर कोई कॉमन है तो वो अंदर जाकर के किसी एक इंटायर रो या किसी एक इंटायर कॉलम में चला जाता है। चलेगा? तो यहाँ पे जो एक्स लिख रहा हूँ, डेल्टा तो बराबर था, यहाँ एक्स लिखा तो यहाँ भी एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और उस एक्स को मैं बोल रहा हूँ कि अंदर लेकर के चले जाइए। यहाँ पे लिखूंगा तो आप मारेंगे नहीं मुझे। चलिए, अब आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है। ये इक्वल टू ही यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, चलेगा, कॉलम वन को रिप्लेस कर रहा हूँ कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री, जिसको रिप्लेस कर रहा है ना उसको उसका उसके लिए वन ही रखिए यहाँ पे। चलेगा?
अब कॉलम 2 को मैं किसी रियल नंबर लेमडा और कॉलम 3 को किसी भी रियल नंबर म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, लेकिन कॉलम 1 को मल्टीप्लाई 1 से ही कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा ऑपरेशन करके मैं कॉलम 1 को अगर रिप्लेस कर दूं ना, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डजंट चेंज। पता है ये प्रॉपर्टी? पक्का ना? चलिए, ये प्रॉपर्टी प्रूव करता हूं जब डिटरमिनेंट या मैट्रिसेस पढ़ाता हूं। फिलहाल अभी संडे को पेपर है तो मैं उस चीज को हटा दे रहा हूँ, चलेगा? तो ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम 1 को रिप्लेस किससे कर रहा हूँ, देखो, कॉलम 1 को रहने दे रहा हूँ, इसको y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम किसको, कॉलम 2 को, और कॉलम 3 को मैं z से मल्टीप्लाई करके, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल नॉट चेंज, राइट? तो कॉलम 1 रिप्लेस हो रहा है किससे, कॉलम 1 प्लस, बोलो, लेमडा की जगह y है, चलेगा? और म्यू की जगह z कर दे रहा हूँ, दो रियल नंबर ही तो चाहिए आपको, क्या दिक्कत है? तो b1y अब प्लस c1z, चलेगा ये चीज? बाद बाकी b1 c1, b2 c2 और b3 c3 रहने दीजिए, चलेगा ना? चलो, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2x प्लस, कॉलम 2 को y से करना था तो b2y, और कॉलम 3 को c2 है z से, चलेगा? a3x प्लस, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, b3y प्लस c3z, ठीक है? यहाँ तक इक्वल टू चलेगा ना? ये देखिए, इक्वेशन 1 d1 दे रहा है, इसके जगह d2 दे रहा है, इसके जगह d3 दे रहा है, हाँ कि ना? दे रहा है। यहाँ तक ठीक है? ये समझा रखा हूं कि इसको डिनोट कीजिए डेल्टा 1 से, चलेगा? चलो, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि डेल्टा x विल बी डेल्टा 1, हाँ कि ना? तो डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा 2 प्रूव हो सकता है, हाँ कि ना? कैसे हो जाएगा बताइए? डेल्टा y को मैं बोलता हूँ डेल्टा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं x के जगह y रख दूं, चलेगा? तो यहाँ पे भी y रखना पड़ेगा। इस y को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, कॉलम 2 में, कॉलम 2, और यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, कॉलम 2 इज गेटिंग रिप्लेस बाय कॉलम 2 प्लस x टाइम्स कॉलम 1 प्लस z टाइम्स कॉलम 3, हाँ कि ना? अब कॉलम 2 को फिर ये ऑपरेशन करने से कॉलम 2 में क्या आ जाएंगे, d2 d2 d3, डेल्टा 2, यानी कि डेल्टा z विल बी डेल्टा 3, हाँ कि ना? चलिए, यहां तक समझ में आ गया? तो x क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, हाँ कि ना? z की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा 3 बाय डेल्टा, हाँ कि ना? सिंपल। चलिए, तो अभी अभी आपने देखा था कि डेल्टा, तीन पॉसिबिलिटी थी ना? तीन पॉसिबिलिटी, क्या क्या बोला था, बोलो पॉसिबिलिटी क्या थी? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट? यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब डेल्टा 0 नहीं होगा, ठीक है? एक सॉल्यूशन दे देगा ना, प्रूव करूंगा, रुक जाओ अभी। यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब डेल्टा 0 नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, अब डेल्टा 0 नहीं है तो क्या होगा, डेल्टा, इसका उल्टा स्टेटमेंट क्या होगा, डेल्टा 0, राइट? तो डेल्टा अगर 0 हो जाएगा तो फिर से दो पॉसिबिलिटी बनाएगा, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समझ में आया? ठीक है, अब आइए, तो डेल्टा 0 अगर हो जाएगा तो ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, तो वो हम आगे में बात कर देते हैं। फिलहाल डेल्टा अगर 0 नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है सिस्टम का, कैसे? आइए, यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? आइए इधर, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है ना? नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं है, नीचे वाला 0 नहीं है, ठीक है? अब नीचे वाला 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो डेल्टा 1 डिटरमिनेंट कोई वैल्यू ही तो देगा। अब ये नीचे में 0 नहीं है तो x की कोई वैल्यू आएगी कि नहीं? नीचे में 0 नहीं तो y आएगी कि नहीं? अगर नीचे में 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू आएगी, राइट? समझ में आया यूनिक सॉल्यूशन कैसे जनरेट हुआ? वो एक्स वाई जेड, वो एक्स वाई जेड क्या होंगे, क्या होंगे, वो एक्स वाई जेड यूनिक होंगे। वो एक्स कहां से आया, डेल्टा 1 बाय डेल्टा, ठीक है? सॉल्यूशन सेट को लिखना चाहेंगे तो सच दैट, कॉमा डेल्टा 2 बाय डेल्टा, कॉमा डेल्टा 3 बाय डेल्टा, राइट? यही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, राइट? अब चूंकि नीचे में 0 नहीं है, 0 नॉन जीरो है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, अब सपोज कीजिए दूसरी पॉसिबिलिटी कि डेल्टा 0 आ गई मेरी, हो सकता है ना यार, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c से बना हुआ डिटरमिनेंट डेल्टा हो सकता है 0 आ जाए, राइट? ऐसे 3 9 नंबर्स हो सकते हैं ना यहाँ पे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज ऐसा डेल्टा है, ये इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। 1 से 9 तक अगर आप रखेंगे ना, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन तो हो ही सकता है ना, x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है, इक्वल टू फलाना कुछ भी, 4 रख दीजिए यहाँ पे, कुछ भी रख दीजिए। सिमिलरली 4x प्लस 5y, समझ में आया, 7x प्लस 8y प्लस 9z, समझ में आ गया होगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ऐसा हो सकता है ना कि डेल्टा 0 आ जाए, सिस्टम का डेल्टा 0 आ जाए, राइट। तो अगर डेल्टा 0 आ जाएगा तो यहां से दो चीजें आएंगी, क्या आएगी, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब बोलोगे कैसे, राइट। चलो, मैं थोड़ा गलत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन गलत पढ़ाना कभी कभी सही होता है, ठीक है। फिर मैं वापस आऊंगा कि मैं गलत क्यों बोल रहा था, ठीक, अभी सही पढ़ा रहा हूँ, समझिए चीजों को, ठीक है। चलो, तो डेल्टा अगर मान लीजिए कि मेरा डेल्टा 0 हो जा रहा है, चलेगा, यहाँ पे ये डेल्टा 0 हो रहा है ना। आइए, ये बताओ, ये डेल्टा 0 हो गया, ये दिख रहा है ना आपको, ये डेल्टा क्या है, 0 है, ये डेल्टा क्या है मेरा, 0 है, चलेगा, ठीक है। चलो, अगर मेरा डेल्टा 0 हो जाए, ठीक है, ठीक है, डेल्टा मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, चलेगा। अब दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ये तीनों, ये हो सकता है ये तीनों 0 हो जाए, हाँ कि ना। डेल्टा 1 में क्या है, 9 नंबर ही तो है यार, D1 D2 D3, B1 C1 B2 C2 और B3 C3, यही तो है ना बाबू। डेल्टा 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका D1 D2 D3, तो 9 नंबर ही तो है। सपोज ऐसा सिस्टम बना है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 वो भी 0 आ गया, ये तीनों भी 0 आ गया, समझ में आया ये बात, ठीक है। चलो, तो अगर ऐसा हो गया तो डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, और बोलिए डेल्टा 3 भी 0 है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इस तीनों में, ये और ये, इस तीनों में गौर कीजिए, क्या बोल रहा हूँ, LHS और RHS में गौर कीजिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या करना, ये पार्ट, ये वाला 0 है ना, ये 0 है ना, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, समझ में आया। मतलब इसमें डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 चारों 0 हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ 0 0 बाई 0 का कुछ मतलब हो सकता है, ठीक है ना। देखिए वही चीज है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 और ये 0 हो रहा है, राइट। तो आपको लग रहा है यार नीचे में 0 आ रहा है तो ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यही तो ये था, ये 0 हो रहा है और ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो ये x कुछ भी रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 देगा ना। y यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 देगा ना। z कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 देगा, राइट। अब आपको समझ में आया कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है, इफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इफ, ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होना पड़ेगा, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये चारों को 0 होना पड़ेगा, ये समझ में आई बात, समझ में आ गया। ध्यान रखिए, यहाँ पे अभी आपको करेक्ट कर देता हूं कि अगर ये चारों 0 हो जाएगा ना, ठीक है, आप अगर लंबे 2 साल के लिए पढ़ने आते तो मैं आपको समझाता, एक एग्जांपल देता आपको, जहां पे ये चारों 0 हो जा रहे हैं बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो नहीं देगा, तो इधर से ये ट्रू नहीं है, लेकिन इधर से ये ट्रू है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो चारों को 0 होना पड़ेगा, ये समझ में, ये बात सत्य है, क्या है, सत्य है। लेकिन चारों 0 हो जाएगा तो जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, याद रहेगा दिमाग में। आपको एग्जाम्पल दे करके दिखा देता अभी, ठीक है, बट उस पर अभी मत पढ़िए, ठीक है। मतलब इस चारों का 0 होना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने की, क्या बोलता हूं, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशियंट कंडीशन नहीं है। देखिए, जैसे इधर से इधर वाला इधर को लीड कर रहा है, राइट, और इधर वाला इधर को अगर लीड कर जाए तो इसी चीज को बोलते हैं इफ, यानी इफ एंड ओनली इफ, पढ़े है ना। तो इफ एंड ओनली इफ विच इज सेम एज I double F, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि ये वाला लीड करेगा इसको और ये वाला लीड करेगा इसको, समझ में आया। तो यहां पे वही मैं बोल रहा हूं कि ये वन वे तो जा रहा है, इनफाइनाइट अगर है तो इस चारों को 0 होना पड़ेगा, समझ में आया। लेकिन ये अगर हो जाए तो जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये बात गलत है, ठीक है क्या। आगे बढ़ जाऊं अब, समझा पाया थोड़े से अच्छे से।
चलो अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, अब आपको तुरंत समझ में आएगा नो के लिए क्या होगा बताओ। अगर डेल्टा मेरा 0 हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट अगर तीनों डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में अगर तीनों नॉन जीरो हो गया तो ये और स्ट्रॉन्गर केस है, राइट, और नो सॉल्यूशन बना पाएगा। मैं बोल रहा हूं ये तीनों का नॉन जीरो होना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा डेल्टा 3 अगर नॉन जीरो है तो क्या बोलेंगे आप, एटलीस्ट वन भी। समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा होगा? फिर से यहाँ आइए, डेल्टा क्या है मेरा 0, क्या है, डेल्टा 0 है ना, डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि D1, D2, D3 में डेल्टा 1, डेल्टा 1, डेल्टा 3 में तीनों नॉन जीरो है अगर, तो क्या होगा, तीनों नॉन जीरो होने की जरूरत ही नहीं है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो हो जाए, सपोज ये 0 के बराबर नहीं है, चलेगा। अब बताओ ऐसा कोई एक्स होगा जो 0 से मल्टी, ये 0 था ना, ये 0 था, राइट, ऐसा कोई एक्स है जो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद नॉन जीरो जनरेट कर दे? अगर डेल्टा, अब किसी एक का समझ में आया, अगर डेल्टा 2 भले ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, अगर डेल्टा 2 0 नहीं है ना बाबू, तो ऐसा कोई वाई नहीं है जो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद नॉन जीरो जनरेट करेगा, राइट। अब समझ में आया तुमको, पूरी चीजें क्लियर हुई? ठीक है, चलो, तो ये जो सिस्टम है ना मेरा, ये सिस्टम जो है, कहाँ था सिस्टम तेरा, ये तो 1 2 3 जो है ना, ये तीन प्लेन के इक्वेशन है, याद होगा, प्लेन पढ़े थोड़ा बहुत, राइट। तो ये तीनों प्लेन के इक्वेशन है, इसका मतलब तीन प्लेन, कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो तीनों प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, समझ में आई बात, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो तीन प्लेन या तो यूनिक सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, यानी कि तीनों प्लेन एक ही पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ठीक है, तीनों प्लेन केवल ओरिजिन से पास कर रहे होंगे, ठीक है, या तो तीनों प्लेन का नो सॉल्यूशन है, तीनों प्लेन का कोई कॉमन इंटरसेक्ट भले दो का हो जाए, समझ में आ रहा है, नो सॉल्यूशन मतलब समझ में आया, तीनों तीनों किसी कॉमन पॉइंट से नहीं गुजरते होंगे, ठीक है। अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ, ये फिर से यार, ये काहे ऐसा बार बार ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है बताओ, फॉरगेट डिवाइस करना पड़ेगा भाई, फॉरगेट करो, हेलो चिराग, आ गया, फिर से यार कनेक्ट हो गया था। आइडिया लगा कि तीन प्लेन के इंटरसेक्शन कहाँ हो रहे हैं, या तो एक ही पॉइंट पे, या तीनों प्लेन कोई कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करेगा, या तीनों पॉइंट, तीनों प्लेन, जैसे हो सकता है ना, एक प्लेन ऐसा है, दूसरा प्लेन कॉपी की तरह, याद करो नोटबुक को, ये दो प्लेन हो गया ना, और तीसरा प्लेन उसी कॉपी का एक तीसरा पेज बना रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, हो सकते हैं ना, राइट। ठीक है, या दो इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाए, ये दोनों प्लेन ही आइडेंटिकल हो जाए, राइट, समझ में आ गया। और दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और तीसरे प्लेन मान लीजिए किसी किसी के पैरेलल चला गया, तो कभी नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट दे पाएगा, समझ में आएगा। इस दोनों में से कोई दो प्लेन हो जाएगा, दो दो पैरेलल हो जाएगा, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, राइट। समझ में आ गया ना, इनफाइनाइट नो, अगर दो प्लेन आइडेंटिकल है तो ये दोनों के क्या है, इनफाइनाइट हो जाएंगे, राइट। ठीक है, आइडेंटिकल हो गए तो, और तीसरा प्लेन उसी से गुजरता होगा जिस उससे गुजर रहा होगा जो पहले दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं दे देगा। तो समझ में आ गया होगा, राइट, ज्योमेट्रिकली देखिए, जैसे देखिए, अब सवाल पे आ जाइए, सवाल का इससे लेना देना ज्यादा है नहीं, ठीक है, बट फिर भी मैंने करा दिया आपको, यही चीजों को आप टू डायमेंशन में रेप्लीकेट कर लेंगे। टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा यार, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, या a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, तो समझ में आ गया, दो इक्वेशन होमोजीनियस है, राइट, होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो क्या, अच्छा छोड़ो इसको अभी, इसके पिछले वाले पे ही थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए, तो इसके पिछले वाले में क्या पढ़ाया था अभी आपको, इसके पिछले वाले में क्या पढ़ाया था आपको, कि डेल्टा अगर डेल्टा 0 नहीं है तो यूनिक दे रहा था, राइट, डेल्टा 0 0 हो जाए और साथ में डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तीनों 0 हो जाए, ये कंडीशन किसके लिए था, जरूरी नहीं है, अगर इनफाइनाइट है तो, इनफाइनाइट के लिए ये चारों जरूरी है, राइट, ये चारों हो जाएंगे जरूर नहीं इनफाइनाइट होगा, समझ में आया। ठीक है, अगर डेल्टा 0 हो जाए और एटलीस्ट, बोलिए, एंड एटलीस्ट
एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 3 नॉट जीरो, नॉन जीरो, तो क्या कर देगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है चीजें, ठीक है ठीक है। अब समझिए कि ये किसके लिए था, नॉन होमोजीनियस के लिए था, राइट। नॉन होमोजीनियस को कन्वर्ट कर सकता हूं होमोजीनियस में, देखिए जरा सा, क्या बोलो बोलो, कि मैं D1 D2 और D3 को तीनों को जीरो कर दिया, हाँ कि ना। नॉन होमोजीनियस यही था ना, D1 D2 D3 में कोई नॉन जीरो हो। अगर D1 D2 D3 सबको जीरो कर दिया तो वो नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया ना बाबू। D1 D2 D3 अगर तीनों जीरो हो जाए तो मैं बोल रहा हूं डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 सब जीरो हो जाएंगे, हाँ कि ना। D1 D2 D3 ये जीरो ये जीरो ये जीरो होंगे कि नहीं। इसमें क्या होगा, सेकंड कॉलम जीरो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, इसमें कॉलम थर्ड जीरो यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो। यानी कि होमोजीनियस में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो हमेशा ही जीरो होगा, राइट। फर्क किस बात पे पड़ेगा कि डेल्टा जीरो है या डेल्टा जीरो नहीं है, समझ में आया। चलो, तो अगर डेल्टा जीरो हो गया तो बोलो क्या होता था यहां से, नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, याद आया, नॉन ट्रिवियल यानी कि इनफाइनाइट लेगा, ठीक है। याद आया, पिछले से कोरिलेट कर दिया ना आपको। मतलब होमोजीनियस इज एन स्पेशल केस ऑफ नॉन होमोजीनियस, राइट। तो डोंट थिंक कि होमोजीनियस सिस्टम को आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, होमोजीनियस में ये जीरो नहीं होता था तो क्या बोले थे आपको, बताइए। नॉन ट्रिवियल नहीं होगा, राइट, ट्रिवियल होगा, राइट। याद करो, ट्रिवियल सॉल्यूशन ही केवल एग्जिस्ट करेगा, हाँ कि ना। और वो ट्रिवियल क्या था, 0,0,0, यानी कि यही केवल यूनिक सॉल्यूशन देगा, हाँ कि ना। अब आपको समझ में आई, दोनों चीजें सेम नहीं है। अभी नॉन होमोजीनियस में क्या पढ़ाया कि डेल्टा शुड बी नॉन जीरो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, समझ में आया। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस के लिए ये बात पढ़ाई आपको कि डेल्टा शुड बी नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन होमोजीनियस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए, राइट, पढ़ाया ना आपको। तो अगर नॉन होमोजीनियस के लिए आपको डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो पढ़ाया यानी कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, तो अब इसी में क्या हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस की जगह होमोजीनियस अगर ट्रीट कर लेंगे तो डेल्टा अगर जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा होमोजीनियस के लिए, समझ में आया इस चीज। और वही यूनिक सॉल्यूशन होगा, समझ में आया, केवल वही यूनिक सॉल्यूशन है। अदरवाइज उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, दोनों चीजें सेम है, राइट। चलो, अब 2D को इसी तरह से पैरेलल ले लीजिएगा, ठीक है यार। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, राइट। स्ट्रेट लाइन नहीं है ना ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इसी तरह से इक्वल टू c2 कर देंगे, a2x प्लस b2y, ठीक है, इक्वल टू c2। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये स्ट्रेट लाइन ही तो है दोनों। तो अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो सकता है, अब मान लीजिए कि c1 और c2 दोनों को जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा, बोलो, होमोजीनियस, होमोजीनियस हो जाएगा, राइट। दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगी, राइट। समझ में आ गया होगा आपको, राइट। तो फिर से वही नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस की तरह ट्रीट कर लीजिएगा, बट नॉन होमोजीनियस में बात कर लेते हैं कि C1 और C2 में कोई भी एक जीरो नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन क्या क्या हो सकती है बताइए। दो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है, हाँ कि ना। दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। एक और कंडीशन है क्या कि दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड हो जाए, क्या कि पहली इक्वेशन दूसरी पे लाई कर दे। लाल वाला इक्वेशन 1 है और ग्रीन वाला इक्वेशन 2 है, सपोज कीजिए, ठीक है, चलेगा। यही तीन कंडीशन है, राइट। ऐसा कंडीशन कब होगा, जब मान लीजिए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है और 8x प्लस, बोलो बोलो, यही है ना। तो मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों अलग अलग तो है नहीं, इसी को 4 गुना अगर कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो नया इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, यही से आती है मैट्रिक्स की रैंक वगैरह। मैट्रिक्स का रैंक पढ़े हैं कभी। रैंक ये बताता है ना, जैसे मैट्रिक्स समझ में आ रहा होगा, जैसे अभी डेल्टा बनाया था ना उसी तरह से एक मैट्रिक्स ए बना दूंगा
जहां उसकी कोफिशिएंट ले लेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस टाइप से। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये बोलता है कि वो लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम जो दे रखे हैं उसमें से कितने इंडिपेंडेंट है। जैसे इक्वेशन 1 इंडिपेंडेंट है, इक्वेशन 2 इंडिपेंडेंट है, लेकिन इक्वेशन 3 अगर 1 और 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, समझ में आया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया और इक्वेशन 3 के रूप में जनरेट कर दिया, तो इक्वेशन 3 आपको नया कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो रैंक किसी भी मैट्रिक्स की वही चीज होती है कि कितने इंडिपेंडेंट चीजें हैं, कितने रियली डिफरेंट इक्वेशन कितने हैं, क्योंकि तीसरा रियली डिफरेंट नहीं है, वो पहले ही दो का क्या है, एक्सटेंशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। समझ में आया? तो इसमें क्या है आपके पास कि ये कंडीशन एक्स वाई पे जब लगा है तो जो रेस्ट्रिक्शन ये पहला इक्वेशन लगा रहा है ना एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई पे, ये भी वही लगा रहा है, तो कुछ नया नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 16 की जगह 20 कर दूं तब ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हो जाएगा। तो अगर 16 है तो क्या हो जाएगा, दोनों लाइन सेम है और एक दूसरे पे क्या कर रहा है, कोइंसाइड। ठीक है, तो जो ब्लू पे एग्जिस्ट कर रहा होगा वो रेड पे भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट? तो इनफाइनाइट देगा। समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है? ठीक है, अब इस 16 की जगह अगर मैं 20 कर दूं तब क्या होगा बोलो? तो पहली इक्वेशन रेड वाली है, दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये ब्लू वाली हो जाएगी। हाँ कि ना, ये 2 ये 1, दोनों पैरेलल होगा। ये समझ में आया? इसका 4 गुना ये है, इसका 4 गुना ये है, तो ये बता रहा है कि दोनों पैरेलल होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। हाँ कि ना? ठीक है, अब मान लीजिए कि ये ना ओवरलैप कर रहा है, ना ओवरलैप कर रहा है और ना पैरेलल है, ना पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब होगा, इंटरसेक्ट करेंगे, राइट? क्योंकि एक प्लेन में है। 3D में ये बात पॉसिबल नहीं है। 3 में यू कैन हैव 2 लाइंस जो कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और पैरेलल भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है वो इंटरसेक्ट करेंगे। स्क्यू लाइंस इसको बोलते हैं आप, राइट? बट 2D में ये इसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आया? चलिए, तो अब आ जाए इस सवाल पे। ठीक है, सवाल क्या था हमारा, ये 2016 का जो IT एडवांस का सवाल है, क्या है बोलो? लेमडा और म्यू खासियत होगी कुछ, ए की वैल्यू क्या है, -3 नहीं होना है या होना है, राइट? 4 ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन में बोल रहा है A-3, A-3, A-3 और A-3, राइट? तो A-3 नहीं है, पहले उसको चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, तो ठीक है ना? चलो, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है कोफिशिएंट से तो क्या निकलेगा बोलो? इसका डेल्टा, इसका डेल्टा बताओ, डेल्टा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों छोड़ दीजिए, कोफिशिएंट से बात करेंगे। A2 और 3 - 2 क्या देगा वैल्यू, -2A -6 -2 बाहर कर लेंगे तो क्या देगा, A+3। हाँ चलेगा? चलो, अब इसमें क्या करूं, हमको पता है कि ऑप्शन बी में देखिए A-3 नहीं है, चलेगा? ऑप्शन बी को टेस्ट कर रहा हूं, ऑप्शन बी के अनुसार चेक कर रहा हूं। ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी चेक कर रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या कर रहा है, A-3 नहीं है। बताओ जरा सा, ए अगर -3 नहीं है, A-3 रखेंगे तभी तो -3 + 3 0 होगा, यानी कि डेल्टा 0 हो जाएगा अगर A-3 रखूंगा तो। अगर A-3 नहीं रखूंगा तो ये 0 नहीं होंगे, और 0 नहीं होंगे तो नॉट 0। क्लियर हुआ? और डेल्टा 0 नहीं होता, इसका मतलब क्या इंप्लाई करता है वो, यूनिक सॉल्यूशन। याद कर, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है फर्क ही नहीं पड़ता। होमोजीनियस है तो यूनिक सॉल्यूशन क्या देगा, वो ट्रिवियल, राइट? समझ में आ गया ना? नॉन होमोजीनियस है तो यूनिक सॉल्यूशन तो समझ में ही रहा होगा आपको। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, या तो सिस्टम मेरा होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। क्लियर है? अगर होमोजीनियस है तो वही यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा, 0,0। क्लियर हुआ? चलिए, तो डेल्टा अगर 0 नहीं है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, राइट? ऑप्शन बी सही है कि नहीं बताइए जरा सा, क्या कह रहा है? देन सिस्टम हैज, बोलो, हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल, बोलो फॉर ऑल। अच्छा, इनफाइनाइट नहीं है ना, यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल लेमडा एंड म्यू। लेमडा और म्यू की कोई भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता, राइट?
ठीक है, मैं इसको और तरीके से एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग आपको समझ में आ गया होगा, बी सही है, राइट? पक्का? या और इलेबोरेट कर ही दे इसी में? चलिए, अगर ये इलेबोरेट कर देते हैं तो कर ही दीजिए। a-3 नहीं है, चलिए कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ। तो अगर मेरा a-3 नहीं है, ठीक है, तो a की जगह -3 नहीं है, a-3 होने से होगा क्या? -3 होने से क्या होगा, देखो जरा सा, बोलो बोलो। अरे उतना ही नहीं यार बाबू, हद है। सपोज a-3 हो गया तो क्या हो जाएगा, -3x + 2y = लेमडा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या है बोलो, 3x - 2y = मी। दूसरा दूसरा ये है। अच्छा, अब इसको क्या कीजिए आप, जरा -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन तो बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा। -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करिए जरा सा। 3x - 2y = क्या हो जाएगा बोलो, माइनस लेमडा, हाँ कि ना? अब ये बता रहा है कि ये और ये दोनों क्या है बोलो, पैरेलल है, इतना तो पता चल ही गया। पैरेलल है, ये पता चला। स्लोप सेम है, स्लोप सेम होने का क्या है, या तो ऐसे हो या बोलो एक के ऊपर एक, राइट, यही है। अच्छा, तो अगर पैरेलल है, अच्छा एक के ऊपर एक कब होगा बोलो, एक के ऊपर एक कब होगा, ये वाला कब होगा? इक्वल हो जाएंगे, राइट? मतलब दोनों कोइंसिडेंट कर जाएगा, राइट, तभी ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, राइट? तो अगर माइनस लेमडा और म्यू सेम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, लेमडा प्लस म्यू 0 हो जाएगा, हाँ कि ना? तो अगर ऐसा हो गया तो ये क्या करेगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, राइट? ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, हाँ कि ना? ठीक है। अगर मान लीजिए कि लेमडा और माइनस लेमडा और म्यू आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी कि लेमडा प्लस म्यू क्या है बोलो, 0 नहीं है, ठीक है। तो यानी कि पैरेलल होगी बट कोइंसिडेंट नहीं करेगी, राइट, यानी कि नो सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट कर देगा, हाँ कि ना? ये कब, जब a-3 हुआ था तब, यानी कि a जब -3 हो रहा है तो या तो नो सॉल्यूशन दे रहा है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, हाँ कि ना? यानी कि a अगर -3 नहीं है ना बाबू, यानी कि डेल्टा 0 नहीं है, यानी कि a-3 नहीं है तो डेल्टा -0 नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा बोलो बोलो, क्या होगा बोलो, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो अब बताओ कि लेमडा और म्यू के फर्क पड़ रहा है, लेमडा और म्यू क्या होगा, जस्ट a-3 नहीं है। a अगर -3 नहीं है ना बाबू, तो मैं इतना ही बोल रहा हूं कि अगर a-3 नहीं है ना, तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा बोलो, डिफरेंट होगा। और स्लोप डिफरेंट होगा तो एक जगह इंटरसेक्ट कर ले जाएगा, हाँ कि ना? फर्क नहीं ना पड़ता कि लेमडा और म्यू पे, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेमडा और म्यू क्या है, अगर a-3 नहीं है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट टू डिफरेंट लाइंस, टू मतलब नॉन पैरेलल लाइंस, और दोनों एक्स वाई में है, यानी कि एक प्लेन में है और एक प्लेन में है, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। समझ में आ गया? ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी सही है। तो अब आ जाते हैं एसीडी पे, चलेगा? चलो, अब एसीडी के लिए क्या करना है, काफी हद तक मैं समझा दिया हूँ आपको, ठीक है, बस आपको थोड़ा थोड़ा चीजें लिखनी ही है। तो मैं कुछ चीजें मिटा लेता हूँ ताकि आपको नहीं मिटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब ऑप्शन क्या क्या चेक करना है, ए सी डी, हाँ, ए सी और डी, ठीक है। अरे ठीक है रे भाई, ठीक है। चलो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपको दोनों को, हमको तीनों ऑप्शन में एक चीज कॉमन है, काहे, तीनों ऑप्शन में ये बोल रहा है कि a-3 है, राइट? तीनों ऑप्शन में बोल रहा है ना a-3 है, या तो पहले बोल रहा है या बाद में बोल रहा है, राइट? हाँ भाई। तो अगर a मेरा -3 है, a मेरा -3 है, इफ a इज -3, ठीक है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है डेल्टा 0 है, राइट? डायरेक्ट पता चल रहा है डेल्टा 0 है, ठीक है। तो a-3 है अगर, तो अभी अभी तो पढ़ा ही रखा हूं, a-3 है तो देखिए, a-3 है तो इक्वेशन 1 ये बन जाएगा, राइट? इक्वेशन 2 ये बन जाएगा, और इक्वेशन 1 ही अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर -1 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो, राइट? यानी कि अब ये दोनों पे बात करनी है, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए जरा सा। अगर a-3 है, a-3 है तो मैं वो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर सकता हूं कि नहीं? तो जोड़िए जरा सा, क्या हो जाएगा?
अच्छा छोड़ो, इसको हटा दो, इसको काट दो। अब सेम ही बात है ना, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 जोड़िए। अब जरा सा जीरो हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ना। इधर लेमडा प्लस म्यू, ये समझ में आ गया, लेमडा प्लस म्यू जीरो हो जाएगा। चलिए, तो अगर ए मेरा -3 है, गौर से सुनना, ठीक है, अगर ए मेरा -3 है तो मुझे पता चल गया कि इक्वेशन 1 जो होगा ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अगर ए मेरा -3 है तो इक्वेशन ये बन जाएगा, और इक्वेशन 2 तो ये ऑलरेडी है, उसको तो ए से फर्क ही नहीं पड़ा, राइट, वो ये है। दोनों को जैसे ही जोड़ा तो ये कंडीशन मेरा आ गया। तो अगर ए मेरा -3 है तो लेमडा प्लस म्यू की वैल्यू जीरो होनी ही पड़ेगी, हाँ कि ना। अगर ए मेरा -3 है तो लेमडा प्लस म्यू जीरो होना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि इफ एट ऑल, सो इफ एट ऑल देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, ठीक है, गौर से सुन, if at all there exists a solution that then lambda plus mu must be zero, right, must vanish, हाँ कि ना। नहीं समझे बात, क्या बोल रहा हूँ यार। a-3 है, राइट, a-3 है तो इक्वेशन फलाना और इक्वेशन 2 दूसरा है ना दिया हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो लेमडा प्लस म्यू जीरो होना पड़ेगा ना भाई। तो इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करना है तो लेमडा प्लस म्यू तो जीरो होना पड़ेगा ना, कुछ है थोड़ी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से नया इक्वेशन मैंने जनरेट कर दिया 3 बाय इक्वेशन, बाय एडिंग 1 एंड 2, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर करना है तो लेमडा प्लस म्यू मस्ट मस्ट वैनिश, हाँ ठीक है, यहां तक ठीक है। हाँ भाई, इतना समझ में आ गया होगा। अगर इफ ए इज -3 लेमडा प्लस म्यू मस्ट बी जीरो, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो लेमडा प्लस म्यू तो जीरो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि लेमडा प्लस म्यू जो जीरो हो रहा है, ये इक्वेशन 3 जो बन रहा है, ये इक्वेशन कहां से बना, 1 और 2 को जोड़ने से बना, राइट। तो 1 और 2 अगर सच बात है तो 3 को होल्ड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इतना ही अगर आप डिकोड कर लेते हैं तो आप ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन डी मेरा सही है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, गौर करो। हाँ कैसे, नहीं समझे क्या है, देखिए ऑप्शन ए क्या कर, सुन रहा है ठीक से। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ए गलत है। अगर यहां तक भी अगर आ गया है कि इफ एट ऑल देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन देन लैम्डा प्लस म्यू मस्ट वैनिश, कैसे कैसे, ये इतना अगर आपने कंक्लूड कर लिया तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन डी मेरा सही है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ। कैसे, बोलो बोलो। चलो डी पे आओ, डी पे आओ। डी डी, डी क्या कह रहा है कि लेमडा प्लस म्यू जीरो नहीं है, देखिए डी का ऑप्शन है नहीं है। इफ लेमडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या था, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर ए इक्वल टू -3, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि कोई सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करना है तो लेमडा प्लस म्यू को जीरो होना पड़ेगा, राइट। लेमडा प्लस म्यू जीरो अगर नहीं हो रहा है मतलब इक्वेशन 3 होल्ड नहीं कर रहा है, राइट। और इक्वेशन 3 होल्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 का ही एक्सटेंशन था ना इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 और 2 होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने ही नहीं देगा। नहीं समझे, समझ में आया, समझ में आया कि डी कैसे, डी करेक्ट होना है और ए को गलत होना है। ए कैसे गलत है, देखो ये क्या कह रहा है कि अगर a-3 हो जाए तो सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल लेमडा एंड म्यू, ये गलत बात है कि नहीं, फॉर ऑल की वजह से ये गलत हो गया, देखो फॉर ऑल, फॉर ऑल, नहीं समझे। सपोज a-3 हो जाएगा तो a-3 हो गया, a-3 हो गया, इसका मतलब क्या था, लेमडा प्लस म्यू शुड बी जीरो, राइट, ये था, यानी कि लाइन कोइंसिडेंट होनी थी, राइट। और लाइन कोइंसिडेंट होनी होनी थी, इसका मतलब क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या था, लेमडा प्लस म्यू को जीरो होना होगा, यानी कि लेमडा और म्यू का कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेमडा की वैल्यू मतलब माइनस लेमडा को म्यू के बराबर होना होगा, तब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, समझ में आया।
कि ऑप्शन ए गलत इस वजह से नहीं है कि इनफाइनाइट वर्ड लगा है, ऑप्शन 1 इसलिए गलत है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा, ए अगर -3 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन उसके लिए माइनस लेमडा को म्यू होना पड़ेगा, समझ में आया? यानी कि a-3 हो जाएगा तो लाइन पैरेलल तो हो ही रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या होगा, लाइन को कोइंसिडेंट होना पड़ेगा, और लाइन को कोइंसिडेंट होने के लिए दोनों इक्वेशन को आइडेंटिकल होना पड़ेगा, यानी कि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का क्या होगा, सम स्केलर मल्टीप्लीकेशन, राइट? समझ में आया? अगर a-3 है, दिख रहे हैं आप, ये देखिए, यानी कि लेमडा को माइनस म्यू के बराबर होना ही पड़ेगा। ये समझ में आया कि लेमडा और म्यू की कोई भी वैल्यू रख देंगे तो जरूरी नहीं कि इनफाइनाइट हो पाएगा, राइट? क्योंकि लाइन पैरेलल हो जाएगी अलग अलग। पैरेलल की a-3 तो पैरेलल होने की गारंटी तो कर ही रहा है, स्लोप सेम होने की गारंटी तो कर ही रहा है, राइट? स्लोप सेम होने का, तो स्लोप तो दोनों तरह से सेम हो सकता है ना, कोइंसिडेंट होने पे भी या पैरेलल होने पे, राइट? पैरेलल होने पे नो सॉल्यूशन देगा और कोइंसिडेंट होने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो फॉर ऑल की वजह से गलत हुआ, अब समझ में आया? तो इज्जत दीजिए थोड़ा आईटी के सवाल को, ठीक है? चलिए अब कौन सा बना, डी सही है और बी, बी के बारे में तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, राइट? बचा ए सी डी, ठीक है? ए सी डी के लिए हमने देख लिया कि a-3 हो रहा है तो डेल्टा प्लस म्यू शुड बी 0, राइट? उसकी वजह से सी सही हो गया, सॉरी डी 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 सही हो गया कि अगर 0 नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, राइट? और ए गलत हो गया, राइट? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा लेकिन लेमडा और म्यू के हर एक वैल्यू के लिए नहीं, किसके लिए, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अगर म्यू 3 है तो लेमडा को -3 होना पड़ेगा, अगर म्यू 10 है तो लेमडा को -10 होना पड़ेगा, समझ में आया? अगर लेमडा √3 है तो म्यू को -√3 होना पड़ेगा, क्लियर हुआ? एक फिर भी इंडिपेंडेंटली वेरी करेगा लेकिन दूसरा को उसका माइनस में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, समझ में आया? ठीक है, चलो अब एक ही ऑप्शन तो बचा है आपका, कौन सा? ऑप्शन सी चेक करना है, राइट? ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि लेमडा प्लस म्यू 0, राइट? ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, लेमडा प्लस म्यू क्या है, 0। लेमडा प्लस म्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लेमडा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है लेमडा माइनस म्यू के बराबर है, राइट? लेमडा माइनस म्यू के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 क्या है देखो, -3x बोलो +2y इक्वल टू क्या, लेमडा की जगह क्या रखोगे, माइनस म्यू, और दूसरा इक्वेशन क्या था, 3x -2y इक्वल टू क्या है, म्यू है। तो इसी का तो ये -1 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देखो सेमी इक्वेशन है, राइट? हाँ कि ना? तो सेमी इक्वेशन इसका मतलब क्या है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, हाँ कि ना? और ओवरलैप कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इस इक्वेशन में यही तो था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो अगर लेमडा प्लस म्यू 0 हो जाए तो दोनों इक्वेशन क्या ही रिप्रेजेंट करेगा, सेम इक्वेशन, प्रोवाइडेड कि ए शुड बी -3। हाँ, वो क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है ना, आगे जाकर के देखो यहाँ पे है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर इक्वल टू -3, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया? दिस कंप्लीट्स द होल सॉल्यूशन। बहुत कुछ है सवाल में, लाइटली मत लीजिए, ठीक है? ठीक है, अब एक क्या सवाल था, 2010 में कुछ नहीं है, मैं एक ही लाइन में समझा दे रहा हूँ आपको, चलेगा? 2010 का क्वेश्चन देख 2010 का क्वेश्चन क्या बोला था, फिर खत्म कर देते हैं। 2010 के क्वेश्चन में क्या है आपके पास, ये कॉमन से, ये आईक्यू का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मैट्रिक्स वैट्रिक्स भूल जाओ, ए दे रखा है यहाँ पे क्या दिया है, XYZ, और इधर क्या दिया है, 1 0 0, यही दिया है ना? बोल रहा है ए 3x3 मैट्रिक्स है, यही ना, जिसके एंट्री 0 या 1 हो, मतलब 9 एलिमेंट्स जो इस मैट्रिक्स ए में 9 एलिमेंट्स होंगे, राइट? वो 9 एलिमेंट 0 है या 1 है, उसे फर्क क्या पड़ता है यार, इससे कोई दिल लेना रह रहा है, ये जानबूझ करके मिसगाइड करने के लिए दिया है, ठीक है? इससे कोई लेना देना है ए के बारे में क्या है, क्वेश्चन बस ये है कि ए कोई मैट्रिक्स है और इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इधर एक क्या है, नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, यही ना? इस 1 के जगह 0 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है? लेकिन 0 हो जाएगा, एक भी 1 आ गया, इसका मतलब नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स है, राइट? ठीक है,
तो इसका कह रहा है कि हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, हैज एग्जैक्टली क्या, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, यही ना। तो ए की जगह क्या दे रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या था कि ऐसा ए, ऐसा कितना मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जो इस कॉलम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये कॉलम मैट्रिक्स जनरेट कर दे। समझ में आया ये बात? ठीक है, ये जनरेट कर दे, तो ऐसा एक कितना मैट्रिक्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं जो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये फुलफिल करे इस कंडीशन को, जिसका हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, राइट, हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, यही था ना। समझ में आया? तो ऐसा कितना मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, तो बी का ऑप्शन दे रखा है कि 2 का पावर 9 माइनस 1, सी का दे रखा है 1 6 8, डी का ऑप्शन दे रखा है 2 और ए का ऑप्शन दे रखा है 0। ये आंसर है। देखिए आगे कुछ मान लीजिए भूल जाइए कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये 9 3x3 मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे 0 या 1 जाए, यहाँ पे 0 या 1 जाए, यहाँ पे 0 या 1 जाए, ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है बताइए? परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है मेरा लेक्चर पूरा यूट्यूब से, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है राइट आपको। बड़ा काम होना है, यानी कि 9 कॉलम बढ़ाने हैं, 9। इसके लिए 2 ऑप्शन है राइट, इसके लिए 2 है, इसके लिए 2 है, कितना हो जाएगा बोलो? समझ में आया? प्रोडक्ट रूल 2 का पावर 9, ऐसे मैट्रिक्स 2 का पावर 9 बना सकते हैं राइट। समझ में आया? ऑप्शन बी में ऐसा आंसर क्यों दिया है, जानबूझ करके, पर ए से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सवाल को, ठीक है। हाँ देखते हैं राइट। चलो यहाँ पे मान लीजिए ए में कुछ है, आपने दे रखा है 0 1 0, कुछ इस तरह से मान लीजिए कि एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है सपोज, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ A1 B1 C1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2, बोलो A3 B3 C3, क्या 0 या 1 ले रहा है राइट, चलेगा ना। चलो इधर क्या है, ए ऐसा है, इधर XYZ है, ठीक है, और इधर क्या जनरेट कर रहा है 1 0 0, चलेगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है राइट। पहला मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा ना A1 B1 C1, करो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z, इधर क्या आ जाएगा A2X, बोलो फिर B2Y प्लस C2। अब सेकंड जाएगा ना, क्योंकि आगे तो है नहीं ना। अरे भाई ये कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, 3x1 राइट, एक ही कॉलम है लेकिन 3 है, आगे नहीं जाएगा ना भाई। अरे यार 3x3 मल्टीप्लाई होगा 3x1 से, तो क्या जनरेट करेगा 3x1 राइट, तो 3 रो बनाएगा लेकिन कॉलम तो एक ही बनाएगा ना। चलो A2 B2 C2 यहाँ रखोगे क्या होगा, A2X B2Y C2Z, ठीक है। आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसमें और दूसरा कॉलम नहीं है, इसलिए तीसरा A3X प्लस B3Y प्लस C3Z, यही होगा ना। 3x1 बना, ए और बी मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल टू क्या दिया है 1 0 0 राइट। तो दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए राइट। तो पहला वाला 1 के बराबर क्या हो जाएगा, A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल टू 1 सॉरी 1 राइट। A2X प्लस B2Y प्लस C2Z क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, फर्क क्या पड़ता है राइट। A3X प्लस B3Y प्लस C3, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस, बता जल्दी से। नॉन होमोजीनियस है राइट, क्योंकि एटलीस्ट एक D1 D2 में D2 और D3 भले 0 हो गया, लेकिन एक तो नॉन जीरो है ना, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया राइट। ठीक है, अब ये 3 प्लेन के इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। हाँ भाई ठीक है, 3 प्लेन के बारे में उम्मीद कर जरा सा, 3 प्लेन क्या होगा, 3 प्लेन क्या हो सकता है। 3 प्लेन या तो यूनिक पॉइंट पे कट करेंगे, या तो नो सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, यही ना। दो कभी नहीं कर पाएगा, मैं इतना ही समझा रहा हूं। क्वेश्चन में क्या था, दो प्लेन, कभी भी 3 प्लेन इमेजिन कीजिए, थ्री डायमेंशनल स्पेस में 3 प्लेन ऐसा कभी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं आप जो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या तो एक पॉइंट पे 3 प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, या तो नो पॉइंट पे तीनों प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, या इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। टू सॉल्यूशन कभी कभी पॉसिबल नहीं है, समझ में आया, समझ में आएगा। तो ए जो है वो भरगलाने के लिए आपको दिया है, ए से फर्क ही नहीं पड़ता वो आपको कि ए कितना मैट्रिक्स ऐसा कर सकता, ऐसा कोई ए मैट्रिक्स जनरेट नहीं कर सकते आप जो 3 प्लेन को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। समझ में आई बात, थ्योरी समझ में आई पूरी की पूरी बात, थ्योरी क्यों पढ़ा था पूरा का पूरा, क्योंकि मुझे ये 2010 का भी तो क्वेश्चन डील करना था ना। पहले क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी, बट सेकंड में थी राइट।
चलो रिकॉर्डिंग भेज देना मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैट्रिक्स का कुछ सवाल आपका रह गया, सॉरी वेक्टर्स का 3 सवाल रह गए थे, राइट। मेरे पास किया हुआ है, अगर आपको लगेगा तो किसी दिन मेरा तबीयत ठीक लगेगा तो मैं करा दूंगा, अगर नहीं करा पाया तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो बाय बाय। बाप रे बाप भाई, मैं विकास भाई, मेरी बहुत हालत खराब है यार।